अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ फैसल अब्बासी। फैलो एंकर यासिर रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क में जारी सियासी हलचल, सियासी बेयकीनी को लेकर आज मुफस्सल गुफ्तगू का सिलसिला हम फिर से शुरू कर रहे हैं। इंतहाई अहम डेवलपमेंट आज की ये है कि जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व की गई, असम्बलियाँ तहलील की गई, इस मामले पे, स्पीकर की रूलिंग के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले रखा है, उसकी समाअत भी हो रही हैं। अब ये सिलसिला किस जानिब जाएगा, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन जो कुछ हुआ उसके मुहर्रिकात क्या थे, मारूजी हालात क्या हैं, तमाम मामलात पे बात करेंगे। नज़ीम, तकनीकी मसाइल पे बात करेंगे। इस वक्त कानूनी निकात जो हैं उनके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी और सियासी तजिया भी पेश किया जाएगा। पैनल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल साहिबा ने और असदुल्ला खान साहब ने। कराची से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर दानिश साहब ने, सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन हैं। और माहिर कानून फरहाद अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है और यासीन आज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूँ। सबसे पहले इरशाद साहब आपकी तरफ आता हूँ। कानूनी निकात पे हम बात करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल एक तज्जिया कर लें। आप ये देखिए कि अपोजिशन उठी महंगाई मार्च के नाम पे। अपोजिशन ने महंगाई का इल्ज़ाम लगाया और हुकूमत वक्त ने बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम दर दिया अपोजिशन के ऊपर। अब बैरूनी साजिश का एक बयानिया जो मकबूल हो रहा था अवाम में, उससे लेके कल की रूलिंग में तहरीक अदम एतमाद वापस होने तक, आप क्या समझते हैं, मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हुआ PTI की या कहीं पर कदगन लगी? देखिए, ये तो मेरे पास कोई ऐसी आदाद शुमार नहीं है, ना कोई सर्वे हुआ है, ना हमारे पास कोई ऐसा साइंटिफिक अंदाज़ है कि हम कहें कि मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ है। लेकिन ये हकीकत है कि जो इश्यूज़ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अपोजिशन उठा रही थी, मीडिया उठा रहा था, वो पीछे चले गए हैं। महंगाई का इशू था, बैड गवर्नेंस का इशू था, उस्मान बुज़दार का इशू था और इस तरह की टीम के हवाले से बातें हो रही थी। अब वो कोई डिस्कस नहीं कर रहा। इवन अपोजिशन जिसका फ़र्ज़ बनता है, जो मुतासरा फ़रीक है, वो भी ये बात नहीं कर रहा। अब इशू क्या है कि जी ख़त जो आया है उसकी क्या अहमियत है, ये जो स्पीकर की रूलिंग है वो देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी। तो इस लिहाज से तो इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ कामयाब है कि उसने अपोजिशन को दीवार से लगा दी है और उसका जो नैरेटिव था सारे का सारा वो जो एक ख़ास इस्तेमाल ज़बरदस्त कर दिया है कि ना वो वोट की इज़्ज़त की बात हो रही है, ना सिलेक्टर की बात हो रही है, ना महंगाई की बात हो रही है, ना बैड गवर्नेंस की बात हो रही है। एक ही इशू हो रहा है कि जी 3 अप्रैल को जो कुछ हुआ ये बहुत गलत हो गया, आइन शिकनी होगी, ये होगी, वो होगी। तो एक तो ये है। दूसरा जो मेरे लिए अफसोसनाक बात है वो सियासी और जमहूरी क़ुव्वतों के हवाले से, खा वो हुकूमत है, खा वो अपोजिशन की जमातें हैं, खा उनके साबिक़ा और मौजूदा इत्तेहादी हैं, कि मालूम ये होता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो ये अपने मामलात, सियासी मामलात, पार्लिमानी मामलात, जमहूरी मामलात मिल बैठकर हल करने की पोजीशन में भी नहीं है, अपने तौर पर हल करने की पोजीशन में है। हमेशा यहाँ शोर मचता रहा कि जी पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट में तय होने चाहिए, अदालतों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, किसी और को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अब पार्लियामेंट का मामला जो है पार्लियामेंट में हल करने के बजाय भागे भागे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। भाई आपका तो नैरेटिव ही ये है। फिर क्या होता है, फैसले सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आए, असम्बलियाँ बहाल हुई, असम्बलियाँ बहाल नहीं हुई। हर फैसले पर, जब असम्बली बहाल नहीं हुई बेनज़ीर साहिबा की, वो भी फ़ैसला गलत था। जब नवाज शरीफ की असम्बली बहाल हो गई तो वो भी चमक का नतीजा था। और भाई आप किसी मौक़िफ़ पर तो कायम रहें, आपका कोई स्टैंड तो होना चाहिए, किसी उसूल पर कायम। एक उसूल अगर आप तय करते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सावरन है और स्पीकर के जो है मामलात में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता 69 के तहत, तो आप भागे भागे असम्बली वहाँ क्यों पहुँच गए हैं? आप इलेक्शन में जाएं, आपका मुतालबा था जब नई असम्बली आए तो असम्बली में इस डिप्टी स्पीकर का कॉन्डक्ट जो है और वज़ीर आज़म का, ये सारा लाएं और उन पर जो भी बनती है आर्टिकल 6 लगवाना है तो वो हुकूमत लगवाए। तो आप फिर अदालतों का बोझ भी बढ़ा दिया। साहब ज़रा इस पे आते हैं। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वो जो मुशर्रफ साहब कहते थे कि आइन महज एक कागज़ का टुकड़ा है, कल एक सिविल गवर्नमेंट ने उस पर मोहर ज़ब्त की है। वैसे ये एक इस बात को बड़ा अफसोसनाक पहलू है इसका। सादिया अफजाल साहिबा, ये सब तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। महंगाई, आवाम के बुनियादी मसाइल,
ये सब पीछे चले गए और अब मामला सामने आ गया जो आलमी साजिश, मुबैना आलमी साजिश हुई है। हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी बुला ली, एलामिया भी जारी कर दिया, लेकिन अभी तक जो कंक्रीट इस्टेब्लिश करना इसको बाकी है। आपको क्या लगता है ये आलमी साजिश वाला मामला इमरान खान साहब अगले इलेक्शन तक इसको घसीट लेंगे, इसको चला लेंगे और इस पे लोग उनके साथ खड़े होंगे जो वेव अभी नज़र आ रही है, या ये भी टाइमिंग होगा जिस तरह महंगाई पीछे चली गई, बाकी मामला पीछे चले गए, ये आलमी साजिश भी पीछे चली जाएगी और कोई और मामला खड़ा हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे जिस कदर तनकीद हो रही थी महंगाई को लेकर, उनकी गवर्नेंस के इश्यूज़ को लेकर, वजारतों के कुछ मामला चल रहे थे, हम आए रोज़ अपने प्रोग्राम्स में उस पर बात किया करते थे। और जैसे आपने आगाज़ में ही कहा, इरशाद आरिफ साहब ने भी जिक्र किया, अब कहीं पर आपको उन चीज़ों का, उन मसाइल का जिक्र नहीं नज़र आएगा, कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा, मीडिया पे भी बात नहीं हो रही, क्योंकि ये मुल्क एक, मैं अजीब सी बात हमेशा ये कहती हूँ कि यहाँ पर सियासत ऐसी है, इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि कभी भी क्या चीज़ें तब्दील हो जाए किसी को कुछ समझ में नहीं आता। इश्यूज़ की भरमार है, एक नया इशू आता है तो पिछले इश्यूज़ जो है वो दब जाते हैं। लेकिन अब ये जो बात हो रही है, देखिए सियासी तौर पे तो मैं कल से ही मुसलसल कह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कह सकते हैं, उनके लोग भी इसको अपनी विक्ट्री करार दे रहे हैं। आज बल्कि सुनने में आया कि इफ्तार के बाद वो इस्लामाबाद में बल्कि रोज़ाना 1 हफ्ते तक वो जश्न मनाएंगे। ये भी थोड़ी अजीब बात है कि हुकूमत गई है लेकिन वो जश्न मना रहे हैं। बहरहाल वो जश्न इस चीज़ का मना रहे हैं कि सियासी तौर पर हमारी जो तहरीक अदम एतमाद के नाकामी की सूरत में जो फतह है ना, उसको वो लेकर खुश है कि वो हमने काम नहीं होने दिया, अपोजिशन की जो दाल है वो नहीं हमने गलने दी, हमने खुद ही अपनी असम्बली जो है वो तोड़ दी है, हमने खुद ही अपनी हुकूमत ख़त्म कर दी है। बहरहाल ये जो बात है आज सुप्रीम कोर्ट में, तय क्या चीज़ होनी है, बड़ी सिंपल सी है कि कल स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग आई है जिसमें आर्टिकल 5 को उन्होंने इन्वोक किया है, आया वो आईनी थी या गैर आईनी थी। अब बार बार कल से हम सुन रहे हैं 69 आर्टिकल का हवाला दिया जा रहा है कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कल जब मैं देख रही थी और ये इरशाद साहब भी साथ थे, डॉक्टर दानिश साहब भी थे, सभी साथ थे, तो मैं ये मुसलसल ये बात कर रही थी कि जिस उजलत में हमने देखा है कि एकदम इमरजेंसी हालात में सीनियर जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के तमाम को चीफ जस्टिस साहब ने अपने घर पे बुलाया, फिर सुप्रीम कोर्ट कल छुट्टी के रोज़ खुलवाया गया, फिर चीफ जस्टिस साहब वहाँ आए, 3 रुकनी बेंच ने मामला सुना, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे शायद अभी कहीं ना कहीं ये जो स्टे मांग रही है पीपल्स पार्टी की, जो उनकी दरखास्त में इस्तदा की गई है, वो मिल जाएगा, एटलीस्ट इसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन वैसा आज नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उसके बाकायदा तौर पे आईनी जो माहिरीन है उनसे इसकी मजीद तफसीलात जान लेते हैं। फरहाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरहाद साहब, जिस तरह बात हो रही है स्पीकर की रूलिंग के ऊपर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता, उसे कहीं पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्या कोई ऐसे हालात हैं जिसमें रूलिंग को चैलेंज किया जा सके? आर्टिकल 5 का जो इख्तियार इस्तेमाल किया गया उसके बारे में कानून क्या कहता है? और जिस तरह सादिया साहिबा ये बात उठा रही हैं कि कल शायद ये लग रहा था कि फौरन कोई स्टे आ जाता, क्या इसका स्टे फौरी आ सकता था या उस पर कोई वक्त दरकार है? यासिर साहब, देखिए, सबसे पहले इस वक्त मुल्क आज से गुजरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन नीडेड है। आर्टिकल 5 के हवाले से भी, आर्टिकल 69 के हवाले से भी और आर्टिकल 95 के हवाले से भी कि जो सिचुएशंस थी वो जिस तेज़ी से मूव ऑन हुई हैं कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आर्टिकल 5 पे ले गए और उसके बाद फ़ौरन ही प्राइम मिनिस्टर ने जो थी असम्बलीज डिज़ोल्व के हवाले से प्रेसिडेंट को असम्बली भिजवा दी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इस पर अब ऑनरेबल एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुओ मोटो एक्शन लिया गया, देखें सुओ मोटो के अपने इख्तियारात हैं और अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही इंटरप्रेट करना है और पहले भी रूलिंग्स जो है वो चैलेंज भी होती रही हैं और रूलिंग्स पे वर्डिक्ट्स भी मौजूद है। तो ये सारी की सारी बात अब मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन इतना आसान काम नहीं है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे अपने मतलब की, अगर मेरा ताल्लुक पीटीआई से है तो मैं पीटीआई के हवाले से उसकी इंटरप्रिटेशन करूँ और किसी का ताल्लुक अगर अपोजिशन से है तो वो अपनी फेवर डाले। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क में ये आर्टिकल 5 की जो इंटरप्रिटेशन है
सेंस में नीडेड है। देखें सिर्फ और सिर्फ ये कह देना, देखें आर्टिकल 5 को अगर आप देखें तो उसकी सब क्लास 1 और सब क्लास 2 वो तो वैसे ही जनरल क्लॉज है और वो सब पे ईच एंड एवरी सिटीजन पे जो है वो बाइंडिंग है। तो सिर्फ उसको ये कह देना, और फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर वजीर कानून साहब की तरफ से ये बात आई थी तो फिर 95 के हवाले से इसको इंटरलिंक किया जाना बड़ा जरूरी था। और जो नेशनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो उस कॉन्स्पिरेसी के हवाले से एक तरफ तो वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन सीक्वेंस कर रहे हैं कि उसको ओपन नहीं करना चाहते, और दूसरे वो रूलिंग और जिस अंदाज से उन्होंने अपोजिशन की मौजूदगी में अपना वर्डिक्ट दिया है, वो जो हेस्ट मैनर में जो तेजी उन्होंने दिखाई है, मैं समझता हूँ कि ये प्रेजुडिस ठीक है। ये फरहाद साहब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाए। यासीन आज़ाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। यासीन साहब, फरहाद साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया कि वकला बरादरी जो है अगर कोई PTI से है तो वो उस तरह की तशरीह करता है, कोई नून लीग से है तो वो उसकी फेवर की तशरीह करता है। एक सवाल तो बुनियादी है बेसिक के बजाय पार्टियों के साथ खड़े होने से हमारी जो वकला बरादरी है वो आइन और कानून के साथ आप नहीं समझते कि उसका साथ देना चाहिए। दूसरा जो 95(2) से मुतालिक बात की गई कि इसके तहत जो स्पीकर की रूलिंग है उसको ख़त्म किया जा सकता है, आप समझते हैं कि ऐसी गुंजाइश है कि स्पीकर की रूलिंग को या रिवर्स कर लिया जाए या ख़त्म किया जा सके? सबसे पहले जो बात मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहता हूँ वो ये कि 3 अप्रैल 2022 का जो इजलास था वो पार्लियामेंट के जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसके मुताबिक था, और नो कॉन्फिडेंस मोशन को एजेंडे का एक हिस्सा बनाया गया था, और अपोजिशन की ये जिम्मेदारी थी कि वो पार्लियामेंट के अंदर जाके 172 की रिक्वायरमेंट पूरी करें, और अगर वो 172 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो ऐसी सूरत में जो है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकामयाब हो जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि 3 अप्रैल का जो स्टेप है मेरे नज़दीक इंतहाई गैर कानूनी और गैर आइनी है, चूँकि एजेंडे पे पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी थी कि एजेंडे का जो इम्पॉर्टेंट इशू था वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, उस पर वोटिंग कराना और उसको टेकअप करना, जो पार्लियामेंट ने नहीं किया। अब ये बताएं कि इश्यूज से हटकर जब मामला पार्लियामेंट के अंदर गया तो फवाद चौधरी साहब आर्टिकल 5 पढ़कर सुनाते हैं और 1 सेकंड नहीं लगता डिप्टी स्पीकर आते हैं और इतनी जल्दबाजी से वो इजलास को मुलतवी करने का ऐलान करते हैं और ये कहते हैं कि जी चूँकि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव है ये बिल्कुल गैर कानूनी है और हम इसको नहीं मानते और हम इसको ख़त्म करते हैं, और ये कहकर वो उठ के चले गए। मुझे बता दें कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में इस तरह का क्या कोई इससे पहले वाक़या हुआ जो आपने कल किया? नंबर 2, क्या इमरान खान साहब को इस बात का इल्म नहीं था कि वो पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं और पार्लियामेंट के मेंबरान उनके साथ नहीं हैं, और यहाँ तक कि उनकी अपनी जमात के लोगों की एक बड़ी तादाद ओपोजिशन के साथ जाके बैठी हुई थी। अब आप ये कहते हैं जी हम आखिरी गेंद तक खेलेंगे, ये कैसा आखिरी गेंद तक? यासीन साहब सवाल देखें, एक ज़िम्मी सवाल ये है, ये जो कुछ भी हुआ आपकी जो बरादरी है वकला बरादरी वो भी इसकी मजम्मत भी करती है, जो हमारे सहाफ़ी लोग हैं इसमें से वो भी जो कल हुआ उसको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करते, मजम्मत भी करते। लेकिन सवाल ये है कि स्पीकर साहब ने, डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दे दी है, अब क्या वो अनमिट हो चुकी है, वो अमर हो चुकी है, या फिर भी कोई गुंजाइश आइन या कानून में बनती है कि इसको किसी न किसी तरह रिवर्स किया जाए? एक इजाफा मेरी तरफ से भी कि यासीन साहब ये फरमाएं कि कितनी देर बाद अगर डिप्टी स्पीकर ये रूलिंग देते तो वो वैलिड होती या जस्टिफाइड होती है? जल्दी की वजह से वो वैलिड नहीं रही? नहीं, ये बात नहीं है। मेरा मतलब यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जो एजेंडा 2 हफ्ते पहले इशू हो गया कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो पॉइंट था वो एजेंडे का एक हिस्सा था जिस पे आपने उस पर वोटिंग करानी थी। पार्लियामेंट स्पीकर जो है असेंबली का होता है वो कस्टोडियन है पार्लियामेंट का, वो पार्लियामेंट को रेगुलेट करता है और उसके मुताबिक चलता है, और कोई फाइंडिंग अगर उसको देनी भी होती है तो तमाम डिबेट के बाद कोई बात पर फाइंडिंग तब जाके स्पीकर अपनी रूलिंग देता है। यहाँ तो डिबेट का मौका ही नहीं दिया गया, और आर्टिकल 5 को जब आपने इन्फोर्स किया और उस पर आपने उसको आगे बढ़ाकर आपने ये एकदम उठाया
तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने पहले से एक ज़हन माइंड मेकअप कर लिया था कि हमने इस पार्लियामेंट के इजलास को नहीं होने देना। क्या आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि दस्तूर के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाए? पहली दफ़ा एक लीगल वे में और दस्तूर के मुताबिक अगर कोई स्टेप पार्लियामेंट ने उठाया था, ओपोजिशन ने उठाया था, तो मैच तो उसको कहते हैं कि भाई मैदान में जाके खेला जाए। मैच का मतलब ये नहीं होता कि आप विकेटें ही उठा के लेकर चले जाएं। आप जो चीज़ आप कहते हैं, मैं उसके हवाले से एक बात करता हूँ कि स्पीकर ने तो किसी को कम अज कम इतना मौका तो दे देना चाहिए था कि आर्टिकल 5 के हवाले से जो बात की गई या उसका कोई सबूत होना चाहिए। बगैर सबूत के आप कैसे किसी के खिलाफ कोई एक्शन कर सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा पॉइंट है जिसपे बहस होनी चाहिए थी और इसके रद्द दलाइल भी आने चाहिए थे और उसको एक जुमला कहने की इजाजत दे अगर आप। जी सादिया, सिर्फ एक जुमला ये जो अभी बात हो रही थी कि देखिए ये तो बहुत दिनों से पता था, वजीर आजम साहब ऐलान कर चुके थे, एक रोज पहले उन्होंने मीडिया पे आके बात की कि मैं कल बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, देखना कैसे मैं जीतूंगा, देखना कैसे इनकी शिकस्त होगी। तो वो सरप्राइज तो ऑलरेडी बहुत दिनों का तैयार था हुकूमत का। दे न्यू के कल स्पीकर ने जाके क्या करना है वो इसी बात को थूम देते हैं। यही पॉइंट जो यासीन आजाद साहब उठा रहे हैं, यही पॉइंट जो आपने उठाया डॉक्टर दानिश साहब की, इस पे मैं राय लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह बात हो रही है कि सब कुछ प्री प्लान था, यानी आप मौका देते, जो इल्जाम लगाया गया उसको स्टैब्लिश करते या फिर किसी का जवाब आने देते। आप इल्जाम लगाते फिर उसका जवाब सुनते कि उसका जवाब क्या है, यानी आप प्री प्लान सब कुछ बना के आप आ गए और इससे आप आइन की बालादस्ती की बात करते। जी, मुझसे आप अगर बात कर रहे हैं और मैंने अगर जवाब देना है तो बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे भी इतना टाइम दीजिएगा कि मैं अपनी बात जो 4-5 बातें हैं वो आपके सामने रख दूँ, ठीक है? बड़ी सबसे पहले तो जो बात सादिया ने उठाई है, जो आपने सवाल किया है, देखिए कोई शक नहीं है, अगर आप वीडियो अभी चलाएं और चलाने के बाद माँ सवाए ग़ुलामी जहन के बाकी तमाम लोगों से पाकिस्तान के पूछें कि क्या ये जो एक पढ़ रहे थे और 1 सेकंड के बाद दूसरे पढ़ रहे थे, क्या ये प्री प्लान नहीं था? ठीक है, बस इससे आगे करके मैं आगे आ जाता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि देखिए ना तो पार्लियामेंट मदर पिदर आज़ाद है, ना आपके एग्जीक्यूटिव आज़ाद है, ना आपके सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, तो भैया फिर स्पीकर कैसे आज़ाद हो जाता है? अब आ जाइए थोड़ा सा कानूनी पॉइंट, मैं उस पर आपको आर्टिकल्स कोट कर देता हूँ। जब पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर्स, फंडामेंटल राइट्स और आपके इस्लामिक प्रोविज़न के ख़िलाफ़ कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता, हालांकि उसको आइन के आर्टिकल 238 और 239 में ये दिया गया है और तमाम इख्तियारात दिए गए हैं कि 2/3 से वो क्या कर सकता है और सिंपल मेजॉरिटी से क्या कर सकता है। लेकिन वहां पे एक बाउंडिंग है कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद इन द लॉ। अब आइए आप सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 175(2) पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है? उनकी जुरिडिक्शन को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुरिडिक्शन है, लेकिन विद इन द लॉ एंड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जीक्यूटिव के पास आ जाइए, आर्टिकल 97 है, उसमें भी पढ़ लीजिए विद इन द लॉ एंड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब यह है कि 69 मदर पिदर आजाद नहीं है मेरे भाई, कि कल वो जो भी बात कह दें वो जो है अमर हो गई और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एक बात, विद इन द लॉ और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन अगर स्पीकर कोई रूलिंग देता है तो उसकी रूलिंग की हैसियत है, लेकिन विदाउट लॉ और विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो कोई रूलिंग देता है तो वो रूलिंग नहीं माना जाएगा। उसकी छोटी सी मिसाल देता हूं, उसकी छोटी सी मिसाल, कल स्पीकर ये फैसला कर दे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कल वो ये फैसला कर दे कि वजीर आजम जो मौजूदा इलेक्टेड वजीर आजम है वो आज से नहीं है, कल वो फैसला कर दे कि वजीर आजम अगर मुल्क से बाहर होगा तो स्पीकर जो है वो वजीर आजम होगा, कल वो अगर ये फैसला कर दे कि सदर मुमलिकत जो हैं वो जाएंगे तो सेनेट का चेयरमैन नहीं बल्कि स्पीकर डायरेक्टली, बहुत सी बातें हैं, तो क्या वो मान ली जाए?
69 के तहत कि उसने रूलिंग दे दी है। फर्ज कीजिए 196 उम्मीदवार जो एमएनए के जिनको गद्दार कह दिया गया है, उन गद्दारों में से कोई अगर स्पीकर बन जाए और वो स्पीकर बन के एक रूलिंग दे दे, कोई गद्दारी की रूलिंग दे दे, तो क्या उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि 69 है? भाई, आइन में 280 आर्टिकल हैं, 7 शेड्यूल हैं, लेकिन सब बाउंड हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन और विद इन द आर्टिकल। अब मैं 2 बातें करके अपनी बात आगे बढ़ाता हूं, तो आगे जाता हूं। एक तो ये है कि मुझे ये बताइए, इमरान खान और उनके लोग जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि पार्लियामेंट के सामने जश्न मनाया जाएगा। किस बात पर? कि उन्होंने आइन तोड़ा है। उन्होंने किस बात पे? कि उन्होंने अमेरिका की साजिश को नाकाम किया है। अब मेरा एक सवाल है इमरान खान से भी और तमाम उन लोगों से भी जो ये खुशी मना रहे हैं और ये कह रहे हैं, क्या है जुमला? वो ये है कि अमेरिका की अगर साजिश थी जो आप कह रहे हैं, वो साजिश ये थी कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो, और खत्म हो गया जी, हो गया। चाहे अदम एतमाद से हो, चाहे वो असेंबली डिसॉल्व से हो, चाहे काले चोर से हो, तो भाई वो तो जीत गए, वो तो जीत गया अमेरिका। इसमें कौन सी? अब दूसरी बात है जी, ठीक है, कि आप अमेरिका की जो सुपर पावर है उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। 2 बात, बस 2 बात, संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। आपकी जात को उसने हिट किया बकौल आपकी, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ्रांस के सदर ने तौहीन की, सरेआम तौहीन की, जिस पे पूरा मुल्क सरापा हुआ, तो जब यहां ये एग्रीमेंट भी हुआ, आपने एग्रीमेंट भी किया कि उसके सफीर को यहां से निकाल देंगे, ठीक है, तो वो आपने नहीं निकाला, कहा कि जी हम तन्हा हो जाएंगे क्योंकि यूरोप नाराज हो जाएगा। यहां इमरान खान की वजह से अमेरिका और उसकी पूरी बरादरी को आप डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं, डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं, जिनके लिए हमारी जान भी हाजिर है। जी डॉक्टर साहब, आप के पास दोबारा आते हैं। आपने जो बात की, बड़ी आपकी वैल्यूएबल जो है फीडबैक है, आपका एनालिसिस है। असदुल्ला खान साहब, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जश्न मनाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और ये इस बात पे कि हमारी हुकूमत चली गई है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है खान साहब की और उनकी जो सफ़े अव्वल की क़यादत है कि वो कोई भी बयानियाँ रखते हैं, उनके फॉलोअर उनको बाय करते हैं और फिर उस पर निकलते हैं, खा वो जैसा भी हो, भले इलॉजिकल हो। अब ये जो जश्न मनाया जा रहा है, इसके मकासद क्या है? क्या इसी वेव को, इसी मोमेंटम को जारी रखना है या ट्रू सेंस में जश्न है? असद साहब। जी देखें फैसल साहब, मैं ये जश्न वाली बात पर तो आता हूँ बाद में, लेकिन जो पहले गुफ्तगू हो रही है, 1-2 चीज़ें मैं ज़रा सामने रखना चाहता हूँ। कल जब इफ्तार से पहले सुप्रीम कोर्ट मुख्तसर वक्त के लिए लगी, कई घंटों का इंतज़ार के बाद, तो उसमें मुख्तसर मारूज़ात जो हैं वो सब ने अपनी अपनी पेश की, जिसमें एहसन भून साहब भी शामिल थे, और एहसन भून साहब जो हैं वो अब पटिशनर भी हैं, उन्होंने भी एक पटिशन डाली है। और एहसन भून साहब ने जब मुख्तसरन सब ने बात की और वो भी कहने लगे, जब उन्होंने आधा जुमला बोला, उन्होंने कहा कि हाउ कैन दिस पर्सन, अभी उन्होंने यहाँ कहा तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उनको टोका और कहा कि दिस पर्सन और दैट पर्सन इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ लॉ, और उन्होंने कहा कि वी ओनली टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ पॉइंट्स, और उसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमें 69 को देखना है। अब डॉक्टर साहब का ये नुकता बिल्कुल सही है कि आइन में 280 आर्टिकल हैं, लेकिन 69 का खास तौर पर जिक्र हुआ कल सुप्रीम कोर्ट में, मैं मौजूद था कमरा अदालत में, और 69 जो है वो मैं, चूंकि सिर्फ 1.5 लाइन का एक आर्टिकल है, तो उसका जो 69(1) है, तो इसलिए मैं पढ़ देता हूं दोबारा आप बहुत सारे लोगों के लिए। द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। अब ये नहीं है कि अगर बाकी आर्टिकल्स भी मौजूद हैं तो इसकी हैसियत खत्म हो जाएगी, इसको बहरहाल लॉ पॉइंट के तौर पर अदालत ने डिस्कस करना है। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक नई सिचुएशन है, आइन में जो तरीक़ाकार दर्ज है तहरीक अदम एतमाद लाने का, ये सिर्फ आम हालात की तहरीक अदम एतमाद नहीं है, इसका एक पस मंज़र बन गया है, और वो सही या गलत ये साबित होना बाकी है, लेकिन बहरहाल उस पर कौमी सलामती कमेटी के स्टैंप लगी है,
और वो नुक्ता नज़र ये है कि इसने ये जो तहरीक अदम एतमाद है, इसका कनेक्शन है कालमी साजिश के साथ। अब जब ये एक इल्ज़ाम इसके साथ जुड़ गया है और उसको कौमी सलामती कमेटी की स्टैंप उसके ऊपर लगी हुई है, तो यह आम हालात की एक प्रोसीडिंग नहीं रही जो कि पार्लियामेंट के अंदर होनी थी। इसको एक खास अंदाज में ही देखा जाना है। अब जाहिर है जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जाएगा तो ये हो नहीं सकता कि आर्टिकल 5 का जिक्र ना हो या उसको देखा ना जाए, और यह हो नहीं सकता कि जो कौमी सलामती कमेटी की जो वैलिडिटी के साथ एक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ चुका है या जो वो लेटर है जिसकी बुनियाद पर ये सारी चीज है वो अदालत का हिस्सा ना बने। तो मेरा ख्याल है ये इतना आसान नहीं है कि ये बहुत सिंपल सादा तरीके से इसको अदालत जो है वो रोल बैक कर दे। अब अगर आप इजाजत दो तो से अदालत रोल बैक नहीं करेगी। इस वक्त समाज जश्न वाला जवाब है। जी जश्न वाली बात जरूरी है। जी मैं जश्न की बात ये करने लगा हूं फैसल साहब के, देखिए तहरीक इंसाफ अपनी इसको और उसके उनके हामी भी इसको अपनी कामयाबी तस्वुर क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए तस्वुर कर रहे हैं, देखिए इसको तमाम ऑपोजिशन की जमातें चाहती थी कि इलेक्शन में चले जाएं, तो सादा सा पॉइंट है, बड़ा इस्टेब्लिश कल से इस पर बहुत बात हो गई। लेकिन तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि इन हालात में जिसमें उन्होंने मोमेंटम बना लिया है और एक बयानिया कौम को दिया है और वो बिका है और उसके साथ उनके ख्याल में लोग खड़े हो गए हैं, तो उनको लगता है कि 90 दिन में अगर इलेक्शन हुए तो वो इन हालात में बहुत बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि वो आम हालात में करते हैं। ठीक है, यानी असद साहब उस मोमेंटम को वो कैरी करना चाह रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं मोमेंटम को बरकरार, बिल्कुल ठीक है, मोमेंटम बरकरार रखने के लिए उनकी हिकमत अमली। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो है वो लार्जर बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत जो है उसका आगाज़ कर चुका है। इससे मुतालिक भी आपको रिपोर्ट करेंगे जो वहाँ हो रहा है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो केस की समाअत कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तदा की गई थी कि इस केस के लिए फुल कोर्ट जो बेंच है वो तश्कील दिया जाए, वो इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और अदालत ने कहा हमें अपने तय फैसला करने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज ही कोई मुनासिब फैसला जारी करेंगे। नईम बुखारी जो है वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हुकूमत की नुमाइंदगी डॉक्टर बाबर अवान कर रहे हैं। गुफ्तगू को यहीं से तूल देते अपने पैनल की जानिब बढ़ते हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, जिस तरह डॉक्टर दानिश साहब ने एक नुकता उठाया कि जिस मौक़िफ़ को बुनियाद बनाकर आपने आर्टिकल 5 का इख्तियार इस्तेमाल किया वो था बैरूनी साजिश के तहत आपकी हुकूमत को ख़त्म करना। आपने वो इख्तियार इस्तेमाल किया और तहरीक अदम एतमाद को खारिज कर दिया। उसके बाद फौरी बाद असम्बली डिज़ोल्व कर दी, यानी अपनी हुकूमत खुद ही ख़त्म कर ली और उस पर मोहर सब्त कर दी कि बैरूनी साजिश को कामयाब हमने खुद करवा दिया। अब इस पर एतराज़ उठाया जा रहा है, इस पर बातें हो रही हैं, इस पर क्या मौक़िफ़ रखेंगे? पहली बात तो ये है कि बैरूनी साजिश ये जो आम तौर पर बात हो रही है मीडिया पर लाइल्मी की वजह से कि जी साबित कैसे किया गया। भाई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मोहर लगाई उस ख़त पर, उस मेमो पर, उस कम्युनिके पर कि ये हमारे जो मामलात हैं अंदरूनी उसमें मुदाखलत है। उस पर मोहर लगाई गई कि वहाँ से ये बात आई है कि हुकूमत को तब्दील किया जाए, इमरान खान काबिल कबूल नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी का फोरम है वो इसलिए अथेंटिक फोरम है कि वो सिर्फ सियासतदानों पर मुश्तमिल नहीं है जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए करते हैं। उसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं, उसमें 3 सर्विसेज चीफ हैं, ISI चीफ हैं। उन्होंने ये एलामिया जारी किया कि ये हमारे मामलात में मुदाखलत हुई है, उसका जवाब दिया गया और अमेरिका ने तरदीद नहीं की। अभी कल ही इंडिया में वो डोलन लो जो गए हुए हैं उनसे पूछा गया कि जी आपने ऐसा कुछ किया था, उसने जवाब तरदीद नहीं की। तो इसलिए एक बात तो ये है कि ये एक अथेंटिक चीज़ थी। दूसरा ये है कि जी जो फ़रीक़ मुखालिफ उसको सुना नहीं गया। भाई नेशनल ये जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसके लिए स्पीकर असद कैसर ने तमाम पार्लियामान लीडर्स को बुलाया। उसने कहा कि आएँ ये ख़त देखें भी सही और इसकी ब्रीफिंग भी लें। उन्होंने आने से इनकार कर दिया। अगर कल भी वो यहाँ असम्बली में ये बहस करते तो इन्होंने एक ही करना था, काउंटिंग कराएं। तीसरी बात ये है कि जो लोग कहते हैं जी एजेंडे पर एक चीज़ थी। इरशाद साहब कहने कलामी के लिए माजरत, आप क्या समझते हैं? आप कहते हैं कि एलामिया मुश्तरका तौर पर जारी हुआ तो मुबैना तौर पर जो फ़रूग नसीम साहब की ऑडियो गर्दिश कर रही है उसके बारे में फिर क्या राय रखते हैं कि वो दस्तखत किस तरीके से करवाए गए?
नहीं, मैंने वो देखी नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ जो मेरे सामने है, रिकॉर्ड पर है, मैं तो उस पर बात करूंगा ना। अब ये जो बात की जा रही है कि एजेंडे पर एक चीज़ अगर हो, एजेंडे पर अगर एक चीज़ हो तो दूसरी बात नहीं आ सकती, ये पार्लिमानी प्रैक्टिस फेक है। फरूक नसीम साहब ने कह दिया वो फेक है। सही, और इसलिए मैंने यार वो जो 4 चीफ ने स्टैंप लगाया है वो ऑनियर कर दें जरा। अच्छा, 4 चीफ ने जो स्टैंप लगाया वो जरा ऑनियर कर दें, जो इरशाद आरिफ ने देखा है हम लोगों ने नहीं देखा है, वो इस ऑनियर कर दें। एलामिया जो जारी हुआ है उसकी तरदीद हो गई है। डॉक्टर साहब, हर बात में आप ना बोला करें, मेहरबानी करें, मेरी बात वो जो आप उसके बाद जो कहते रहे। एलामिया जारी हुआ है, एलामिया में कहा गया है कि इंटरफेरेंस हुई है, इंटरफेरेंस हुई है सर। एलामिया में ये कहा गया है कि इंटरफेरेंस हुई है, किसी ने तरदीद की है, तो मुझे आप बता दें। सही लफ्ज बोले इंटरफेरेंस। हाँ, इंटरफेरेंस मैंने यही लफ्ज बोला है, मैंने इंटरफेरेंस का लफ्ज बोला है वाला, मैंने यही लफ्ज बोला है। वेरी डिफरेंट वर्ड्स सर, साजिश नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के लिए हमें जाना है। ब्रेक के बाद आके यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं, हमारे साथ रहिए।